Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss another question which is on MCQ series Commerce, and this MCQ series is being particularly made for all those students who are going to attempt their exam of HTAT PGT Commerce in Jan, or the students who will be going to attempt the exam of NTA NET Commerce which will be held in June. जो भी लोगों का एग्जाम्स है कॉमर्स रिलेटेड, कोई भी एग्जाम, बहुत सारे और भी एग्जाम्स आ रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब एग्जाम्स में जो आपका सिलेबस होता है वो किसी भी एग्जाम में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया होता, बट ये मान के चलना होता है कि जो एक कॉमर्स स्टूडेंट होता है उसने 11th एंड 12th में कॉमर्स पढ़ी होती है. Even in graduation, he or she has done BCom, that is also Bachelor in Commerce, and next post graduation होती है आपकी MCom. तो सारा का सारा है ही बेस कॉमर्स का. तो जितना भी आपने 11th 12th और जो आपका ग्रेजुएशन का लेवल होता है बेस, वो तो आपको बहुत टिप्स पे आना चाहिए. हर चीज आपको टिप्स पे आनी चाहिए. इवन जो आप ग्रेजुएशन में सीखते हो उसी का तो एक्सटेंडेड वर्जन आप मास्टर्स में सीखते हो. तो जितने भी आपके पीजीटी लेवल एग्जाम्स होते हैं इनमें आपका ग्रेजुएशन तक सारा सिलेबस होता है. तो मैं सारे वही क्वेश्चंस आप लोग के साथ करा रही हूँ जो आपके 12th एंड ग्रेजुएशन बेस्ड हैं. ठीक है, तो प्राक्षी क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहिए, जहां पे मेन फोकस क्या होता है कि एक एमसीक्यू के पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझाना है, जिससे एक एमसीक्यू के साथ आप लोग 10 एमसीक्यू का आंसर कर सको उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से. ठीक है, इस एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का जो वीडियो है, इन वीडियोस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एचटेट पीजीटी का ही है, चाहे वो केवीएस पीजीटी का है, चाहे वो एनवीएस पीजीटी कॉमर्स का है, चाहे वो एनटीए नेट आपका कॉमर्स का है, तो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं कॉमर्स रिलेटेड, उन्हीं में से मैं मिक्सअप करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, और उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड जितना भी कंसेप्ट है मैं आपको वो समझा रही हूँ और एमसीक्यू आपका क्लियर करा रही हूँ. ठीक है, तो प्राक्षी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए. जो लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को स्टॉप करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए प्राक्षी क्लासेस को, और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके. ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये जो क्वेश्चन है ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है, जो केवीएस का एग्जाम होता है पीजीटी कॉमर्स 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग स्टॉक आपको दी हुई है 29,000 की, क्लोजिंग स्टॉक आपको दी हुई है 31,000 की, सेल्स 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25% है ऑन कॉस्ट पे, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी. आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका टर्नओवर रेशियोज का क्वेश्चन है. ठीक है, जो आप अपने रेशियो एनालिसिस सीखते हो क्लास 12th में, एंड इवन इन ग्रेजुएशन लेवल आपका जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी आप रेशियो एनालिसिस सीखते हो. तो रेशियो एनालिसिस में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है पेपर में, तो रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो छोड़ के नहीं जाना. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए ही करा रही हूं आपको, जिससे आपको ये पता चल पाए, आप सेग्रीगेट कर सको कि पूरी बुक में अगर 15 चैप्टर्स हैं, उन 15 चैप्टर्स में से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको फोकस करना ही करना है 100% गारंटी के साथ. तो फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी आपको बताया रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस में से 4 आपके रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, आपके एक्टिविटी रेशियोज और आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इन 4 रेशियो में बाइफर्केशंस है, बहुत सारे रेशियोज आते हैं, और सारे के सारे रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनके फॉर्मुलेज, और उनके फॉर्मुलेज को यूज करके कैसे आंसर निकालना है वो सब आपको आना चाहिए. ठीक है, अगर आप लोगों को रेशियो एनालिसिस सीखना है तो मेरे ही प्राक्षी क्लासेस के चैनल में ही रेशियो एनालिसिस की ऑलमोस्ट 18 या 19 वीडियोस हैं, जिसमें पूरा मैंने रेशियो एनालिसिस समझाया है. क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आंसर सॉल्व करना भी सिखाया है कि अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन आ जाए, ऐसा डेटा आ जाए, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है. तो हर टॉपिक के बाद मैंने आपको कम से कम 4 या 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए हैं हर रेशियो के बाद. सो जिन लोगों को भी रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट सीखना है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो सर्च करना रेशियो एनालिसिस की, उसमें आपके पास
पास पूरी प्लेलिस्ट में 19 वीडियोस लगातार आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना आता है वो इसे कैलकुलेट कर लो और वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके आंसर रख लो। वीडियो ऑन करके जो मैं समझा रही हूँ वो समझना, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ हिडन पॉइंट जरूर होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पहली बात आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है क्या। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ कंपनी जनरेट सेल फ्रॉम इट्स इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कौन सा रेशो होता है? इट इज अ टर्नओवर रेशो और इज इट एन एक्टिविटी रेशो, ये याद रखना। मैंने आपको क्या बताया, रेशो एनालिसिस में आप 4 रेशो पढ़ते हो। एक होता है लिक्विडिटी, एक होता है सॉल्वेंसी रेशो, एक होता है एक्टिविटी रेशो और एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो जो हमारा एक्टिविटी रेशो है उसी में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या बताता है कि एक कंपनी जो है, जो इन्वेंट्री क्या होती है? उसकी स्टॉक किसकी होती है? रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की। एक कंपनी जब रॉ मटेरियल मंगवाती है, उस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेसिंग में डालती है, प्रोडक्शन में डालती है, उसके बाद वो उसके पास फिनिश गुड्स बन के आ जाता है। अब ये कंपनी फिनिश गुड्स जो उसका इन्वेंट्री है उसको कितनी जल्दी कन्वर्ट करके सेल्स में बदल के पैसा लेकर आ रही है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितना कम होगा इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है बेटा, जितने जल्दी वो अपनी क्या कर रही है, दैट मीन्स वो अपनी स्टॉक को कितनी बार गुना करके मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर रही है? आपके सेल्स में। सॉरी, जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वो कितने टाइम्स में कन्वर्ट करके ला रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो होता है वो हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है। जितनी बार हमारी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है सेल्स में, वो टाइम को बताता है क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जितना हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा होगा इसका मतलब हमारी स्टॉक जो है फिनिश गुड्स की वो इतनी बार मल्टीप्लाई होकर सेल्स में बदल के हमें कैश लेकर आ रही है। और जितना हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कम होगा दैट मीन्स वो उतनी ही बार हमारी सेल्स में कन्वर्ट हुई है। तो जितना हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है तो कंपनी एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब होता है कंपनी ज्यादा सेल्स ला रही है, ज्यादा अपना स्टॉक बेच रही है और सेल्स करके पैसा कमा रही है। और जितना हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कम होगा दैट मीन्स कंपनी इनएफिशिएंट है, वो अपने फिनिश गुड्स को सेल्स तक पहुंचा ही नहीं पा रही है जल्दी। ठीक है, इसके बाद हमारा फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS को फुल फॉर्म क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। बेटा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। जब हम एक साल में कितना हमारा शुरुआत का स्टॉक पड़ा है और लास्ट में जो स्टॉक हमारा बच गया, उन दोनों स्टॉक को जब हम ऐड कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं दैट मीन्स हमने एवरेज स्टॉक इतना यूज किया। तो ओपनिंग स्टॉक, वापस से क्वेश्चन में जाओ, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ 29,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 31,000। तो आपने क्वेश्चन में पुट करना है 29,000 प्लस 31,000, इन दोनों को ऐड किया तो आपका आता है 60,000। 60,000 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 30,000। ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है जो गुड्स आप बेचने जा रहे हो उनकी कॉस्ट क्या है। एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उस एक प्रोडक्ट को आप बेचने जाओगे तो उस एक प्रोडक्ट को आपने पहले बनाया होगा ना, तभी तो बेचने जा रहे हो। जो प्रोडक्ट आपने बनाया उस पर खर्चा किया होगा दैट मीन्स उस पर आपने कॉस्ट लगाई होगी, उसी को बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कॉस्ट आपने उस प्रोडक्ट पे लगाई, जो प्रोडक्ट आपका फिनिश गुड है और सेल करने के लिए रेडी है। मान लो आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो 8 रुपए का बनाया। ठीक है, अब बेटा जो प्रोडक्ट आपका रेडी होकर 8 रुपए का बना है तो क्या मार्केट में भी 8 रुपए का बेचोगे? अगर आप ऐसे करने लग गए तो आप सरवाइव कैसे करोगे? तो कोई भी कंपनी जितने रुपए का वो प्रोडक्ट बनाती है उतने रुपए का तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचती। क्यों नहीं बेचती? क्योंकि उस 8 रुपीज में वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलती है। प्रॉफिट, हर एक कंपनी सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट कमाना चाहती है। ठीक है, तो 8 में से मैं कोई अमाउंट ऐड करूंगी और उतने रुपए पे बेचूंगी। तो मान लो मैं 10 रुपए पे बेच रही हूं तो इसका मतलब मैंने 8 रुपए में 2 रुपए ऐड किया, तब मैं उस प्रोडक्ट को 10 रुपए पे बेच रही हूँ। 8 रुपए तो उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है, तो 2 रुपए क्या है? 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है और 10 रुपए क्या है? सेल प्राइस है उस प्रोडक्ट का। यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं
तो बेटा क्या निकल के आता है, सेल प्राइस। तो हम इतने पे सेल करते हैं। 8 रुपए कॉस्ट थी, 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, तभी तो 10 रुपए पे सेल कर रहे हैं। तो सीओजीएस में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो कितना आ जाता है, सेल्स आ जाती है। पहला फॉर्मूला ये याद रखना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से मुझे तो बेटा सीओजीएस निकालना है, तो सीओजीएस को एक तरफ रख दो, सीओजीएस को एक तरफ रख दो। अभी आपने लिखा कि सीओजीएस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आती है। बेटा मुझे सीओजीएस ही निकालना है, तो सीओजीएस को मैंने एक तरफ लिखा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू लगा दिया, सेल्स को सेल्स ही रहने दिया, और ये जो प्लस प्रॉफिट है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनकर आ गई, मेरे पास इक्वेशन बनकर आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की इक्वेशन होती है सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो सीओजीएस आ जाते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यूज पुट कर रही हूं। सीओजीएस मुझे नहीं पता, सेल्स मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वापस से जाओ क्वेश्चन में बेटा, सेल्स मुझे ऑलरेडी गिवन है 3 लाख, और प्रॉफिट मुझे गिवन है 25%। पर ये 25% किस पे गिवन है, कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है, सीओजीएस, सीओजीएस ही तो निकालना है। अगर मेरे पास सीओजीएस होता तो सीओजीएस पे 25% निकालती, प्रॉफिट आ जाता। बट यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है 25% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट ही तो निकालनी है, यही तो गड़बड़ हो गई। अब करें तो क्या करें, अब क्या करें, मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया सेल्स क्या है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा 25% कॉस्ट पे, ठीक है। मुझे कॉस्ट नहीं पता, तो जो मुझे फिगर नहीं पता होती ना 25% को कैसे लिखते हैं, 25/100 इंटू कॉस्ट। अब कॉस्ट तो बेटा मुझे पता ही नहीं, तो जो चीज मुझे नहीं पता होती हम उसको क्या मान लेंगे, 100 रुपीज। तो कॉस्ट मैंने मान ली 100 रुपीज। तो इस कॉस्ट की जगह, अब जो कॉस्ट को मैंने 100 रुपए मान लिया, तो कॉस्ट की जगह 100 लिख दूं। 100 से 100 कटा तो ये कितना बच गया, 25 रुपए। ये 25 रुपए क्या, प्रॉफिट, क्योंकि बेटा प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट था 25%, 25/100 इंटू कॉस्ट। इस कॉस्ट की जगह, कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, 100 रुपए मान लिया। तो 100 से 100 कटा तो प्रॉफिट कितना हो गया, 25 रुपए। इसका मतलब है आपने एक प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का, कॉस्ट लगी आपकी उसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उस प्रोडक्ट को आपने कितने रुपए पे, प्रॉफिट पे बेचा है। प्रॉफिट कितना कमाया उस प्रोडक्ट पे, 25 रुपए। तो बेटा बताओ कितने रुपए पे बेचा होगा। आप एक पेन बना रहे हो, उस पेन की जो कॉस्ट लगी आपको 100 रुपए लगी बनने में, ठीक है। आपने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा 100 रुपए पे, कुछ भी हो जाए। आपने कहा मेरे को तो 25 रुपए और प्रॉफिट चाहिए। तो 100 रुपए तो आपकी कॉस्ट लगी, उसमें 25 रुपए आपने प्रॉफिट जोड़ लिया। तो अब आप कितने रुपए पे बेचेंगे उसको, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। इसका मतलब सेल कितनी हुई, 125। यही तो होता है, कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते हो तभी तो सेल बनता है। 8 रुपए में 2 रुपए ऐड किया था तभी तो 10 रुपए की सेल बनी थी। तो सेल आ गई 125। अब जब मेरी सेल 125 है तो प्रॉफिट कितना कमा रहे हो आप बेटा, 25 रुपए। और जब मेरी सेल 3 लाख है, क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ, सेल 3 लाख। तो जब मेरी सेल 3 लाख है तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा, तो 25/125 इंटू 3 लाख। हम यूनिटरी मेथड से करते हैं ना, कि अगर एक पेन 10 रुपए का है तो बताइए 5 पेन कितने के होंगे। तो कैसे करते हो बेटा, 10/1 मल्टीप्लाई बाय 5, यही करते हो ना। तो वही यूनिटरी मेथड लगाया है कि अगर सेल 125 रुपए की पेन को बेचते हो, एक पेन को 125 रुपए का बेचते हो, तो उस पर प्रॉफिट कमाते हो 25 रुपए। आपने सेल करी है 3 लाख रुपए की, तो इस 3 लाख रुपए में आपने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, तो 25/125 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 60,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। अब बेटा ये सीओजीएस का फॉर्मूला ये रहा, सीओजीएस सेल्स 3 लाख की है, प्रॉफिट अभी आपने निकाला 60,000, 3 लाख में से 60,000 चला गया तो 2,40,000। तो 2,40,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सीओजीएस अभी आपने निकाला 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 30,000। 2,40,000 को 30,000 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आता है, 8। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में दिखाया जाता है, इसलिए आंसर क्या लिखना है, 8 टाइम्स। इस क्वेश्चन में आपको सीओजीएस निकालना था, सीओजीएस आपने पहले निकाला, फिर आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली, दोनों वैल्यूज आ गई, तो दोनों वैल्यूज को डिवाइड में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। और सीओजीएस कैसे निकाला जाता है, अगर सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता 25% ऑन सेल,
तो बेटा 25% ऑन सेल्स, तो सेल्स तो मुझे दी हुई है 3 लाख, तो सीधा सीधा 25% निकालती किसका, 3 लाख का। बट इस केस में मुझे 25% दिया हुआ है कॉस्ट का, और कॉस्ट COGS तो निकालना है। तो उस केस में जब हमें वो वैल्यू पता ही नहीं होती, उस केस में हम उस वैल्यू को 100 मान लेते हैं। 100 मानकर फिर हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। ये ऐसे ही कंसेप्ट होता है। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दूं तो बेटा यहाँ पे मान लो सेल्स ना गिवन होती, मान लो सेल्स ना गिवन होती, कॉस्ट गिवन होती। ठीक है, अगर कॉस्ट गिवन होती और आपको बोला जाए प्रॉफिट का अमाउंट निकालो, और आपको लिखा है कि 25% सेल पर है। ठीक है, 25% सेल्स पर है। बेटा सेल्स तो गिवन ही नहीं है ना, तो उसका 25% निकालूंगी कैसे? तो जो वैल्यू गिवन नहीं है, कौन सी वैल्यू गिवन नहीं है? सेल्स, उसको क्या मान लोगे? 100। सेल को 100 मान लोगे। ठीक है, अब सेल को 100 माना तो 25/100 इंटू 100 कितना हुआ? 100 से 100 कटा तो 25 रुपए प्रॉफिट। इसका मतलब एक प्रोडक्ट को आप 100 रुपए पे बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो 25 रुपए का, तो आप बना कितने रुपए पे रहोगे? तो 100 में से 25 गया तो 75 रुपए पे आप बना रहे होगे। बात समझ आई? अब ऐड मत कर देना, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हो। कॉस्ट हमेशा छोटी फिगर होती है और सेल्स हमेशा बड़ी फिगर होती है। अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं बेटा। छोटी फिगर होती है ना कॉस्ट, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स बनती है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सेल्स गिवन है आपको, सेल्स आपने क्या मानी? 100 रुपए। तो 100 रुपए से आप कॉस्ट छोटी फिगर पे जा रहे हो, तो सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करते हो तो कॉस्ट आती है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी बता दिया कि कब क्या लेना है। जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम 100 मानते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या है बेटा? 8 टाइम्स। तो आंसर क्या करेक्ट है हमारा? बी। हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 टाइम्स। ठीक है, समझ आया सबको? जिन लोगों का आंसर ठीक था, वेरी गुड, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। और जिसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था उसको आई होप तो समझ आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका रेयर इवेंट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है? इज इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट पॉइजन, इज इट बायनोमियल, इज इट स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन? अगर आप एक बात देखें, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। एक हमारा होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हमारा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना। दैट मीन्स ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले से ही कट गया, हटा दो इसे, रिमूव कर दो, क्योंकि ये जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं। आप लोगों ने मास्टर्स में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है? बेसिकली अजम्पशन होती है। इस अजम्पशन को आप टेस्ट करते हो। अजम्पशन क्यों बनाते हो? क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते, उस पॉपुलेशन में से आप एक सैंपल निकालते हो, उस सैंपल पे आप एक अजम्पशन बनाते हो, उस सैंपल को बेस मानकर कि पॉपुलेशन का वेट या पॉपुलेशन का हाइट या जो भी आप जिस भी टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं कि पॉपुलेशन की वैल्यू इतनी आएगी, ये आपने अजम्पशन करी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अब आप इस अजम्पशन पे टेस्टिंग करते हो, इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इस बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है या मेथड है। क्लियर हुआ? तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे 3 ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तीनों के डिफरेंट केसेस होते हैं कि कब कौन सा केस लगता है। जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो लगता है वो वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आपका जो अकरेंस होगा इवेंट का, या तो वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। दैट मीन्स कोई भी अगर सिचुएशन हो रही है, कोई भी एक इवेंट हैपन हो रही है, या तो वो रिजल्ट करेगी उसमें सक्सेस में या वो फेलियर में रिजल्ट करती है। दैट मीन्स उस इवेंट के 2 ही आउटकम्स होंगे, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस इज डिनोटेड बाय P एंड फेलियर इज डिनोटेड बाय Q। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक डाइस को रोल किया। ठीक है, उस डाइस पे 6 नंबर होते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो मैंने बोला 2 आना चाहिए,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 2 आए, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/6। आप इसे काउंट कर सकते हो। तो जहां पर भी आप उन इवेंट्स के सक्सेस को काउंट कर सको वहां पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है, बाकी कोई भी नंबर आए तो वो फेलियर है। तो इवेंट क्या है, डाइस को रोल करना। ठीक है, जब इवेंट किस में रिजल्ट करेगा, सक्सेस एंड फेलियर में, तो उस केसेस में आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हो। जैसे आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड्स के प्लेइंग में भी लगता है कि आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, उस 52 कार्ड्स में से डायमंड के कितने कार्ड्स निकल सकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी डायमंड का कार्ड निकलने की। तो उस केस में भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, क्योंकि वो भी इवेंट सक्सेस और फेलियर को डिनोट करती है। कुछ भी वैल्यू आ सकती है। बट जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी वेरी रेयर, जहां पे उस इवेंट के होने का, सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। जबकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, ये होता है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो होता है और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट दोनों का क्या है, इक्वल चांस होता है। मतलब आप दोनों के चांसेस को सिग्निफाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि 2 आए डाइस पे और हो सकता है कि 2 ना आए, तो आप इसे बता नहीं सकते, इट इज बेसिकली रैंडम है। तो यहां पे कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो भी सकता है और नॉन हैपनिंग भी हो सकता है, 2 आ भी सकता है और 2 नहीं भी आ सकता। तो P और Q की वैल्यू दोनों की अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखना कि जो P की वैल्यू होती है वो टेंड्स टू 0 होती है। क्यों? क्योंकि सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, ये चीज याद रखना। तो जहां पर भी अब आप क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगता है जो रेयर इवेंट्स पे लगता है, वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पे आपका चांस जो होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत रेयर है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, जैसे अब बेसिकली अब यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो आपकी जैसे आपकी जो रोड है, ठीक है, अब रोड है तो खाली रोड है, तो बेटा खाली रोड पे खाली रोड जो है उस पे लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। बट अगर जिस रोड पे ट्रैफिक है तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। हो सकता है एक एक्सीडेंट हो जाए, बट जब ट्रैफिक है तो आपको पता है ना, आप आराम आराम से चलाओगे। तो एक्सीडेंट तो बेसिकली कब होते हैं, जब रैश ड्राइविंग की जाती है। तो जहां पे रोड ट्रैफिक से भरी पड़ी है तो वहां पे तो एक्सीडेंट होंगे नहीं, तो उस केस में हमारी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जाती है। बात क्लियर हुई? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो रेयर इवेंट्स के केस में लगाई जाती है, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे जो इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के दोनों के इक्वल चांस होते हैं, कोई भी फेवरेबल नहीं होता। जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो P की वैल्यू होती है वो टेंड्स टू 0 होती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहां एप्लीकेबल होता है जहां पे आपका जो डेटा होता है वो सिमेट्रिकल या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है। तो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे लगाया जाता है जहां आप अपने कर्व को यू शेप्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ऐसे। जब आप अपने कर्व को, अपने डेटा को ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और आप अपने डेटा को इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सको, 50% इधर आएगा और 50% इधर आएगा, तो बेटा ये सिमेट्रिकल है। जब आप अपने डेटा को क्लासिफाई कर दो सिमेट्रिकल फॉर्म में और ऐसे नॉर्मली कर्व बना के z की वैल्यू निकाल लो, तो वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लगाया जाता है। क्लियर हुआ? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ रेयर इवेंट्स हैपनिंग। तो वहां पे P की वैल्यू टेंड्स टू 0 होती है और Q की वैल्यू टेंड्स टू 1 होती है। टेंड्स टू का मतलब होता है 0 के आसपास लाई करेगी, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती और Q की वैल्यू भी एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे नॉर्मल हो, चाहे बायनॉमियल हो, चाहे पॉइजन हो, वहां पे हमेशा याद रखना P प्लस Q इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी इवेंट जो होगा या तो उसकी सक्सेस के लिए लीड करेगा एंड फेलियर, तो दोनों का जो समेशन होता है, सक्सेस प्लस फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसका सम किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल नहीं होगा, टेंड्स टू होगा। किस केस में? जब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे एप्लीकेबल होता है? जब आप रेयर इवेंट्स के केस में निकालना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ? ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो
और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करना नहीं भूलना। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कहीं पर भी आपको किसी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर हम नई वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज मैं भी आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोग उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनके साथ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल रही हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूं मैं। कहीं पर भी अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर।